हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की एक और महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट 3 की। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, यानी उसका बैकग्राउंड कैसा था। साथ ही साथ हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कार्यशैली कैसी थी, उसने क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस किए, उसकी संरचना यानी कॉम्पोजिशन कैसा था। पार्ट 2 के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की कमिटीज को पढ़ा, उसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट को देखा। और पार्ट 3 के अंदर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी ऐसे कौन से सोर्सेज थे जिससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिया, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब संविधान को बना रही थी तो उसने मोर देन 60 कंट्रीज के संविधान को स्टडी करने की कोशिश की। मोर देन 60 कंट्रीज के संविधान को स्टडी करने की कोशिश करी। साथ ही साथ मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो हमारे संविधान के थे वो लिए गए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत सरकार के अधिनियम 1935 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। पर इसकी जरूरत क्या पड़ी, हम इसको ढंग से समझते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी अपने जीवन में कोई ना कोई नई कार खरीदी होगी। आप जब भी एक कार खरीदते हैं तो पहली चीज तो आप लेते हैं अपने आस पड़ोसियों से राय, यानी अपने आस पड़ोसियों से ये देखते हैं कि कौन सी कार अच्छी है, कौन सी कार हमें लेनी चाहिए। जब आप कार ले लेते हैं, कार लेने के बाद आप सबसे पहले उसको मॉडिफाई करवाते हैं, आप उसके अंदर कस्टमाइजेशंस करवाते हैं कि टायर जो हैं वो थोड़े अगर छोटे हैं तो हम रगेड टेरेन के हिसाब से अच्छे टायर ले लें, क्योंकि भाई हमें गांव भी जाना पड़ सकता है। सीट अगर थोड़ी छोटी है तो सीट को हम और बेटर करवा लें, क्योंकि घर की फीमेल्स भी इसको चलाती हैं। अगर स्टीरियो और ज़्यादा बेटर कर सके जिससे बुजुर्ग भजन भी सुन सकें और जो जवान लोग हैं वो अच्छे गाने सुन सकें। ऐसी ही चीज की कस्टमाइजेशन हमें जब गाड़ी में पड़ सकती है तो हम बना रहे थे देश का संविधान, देश की सबसे बड़ी कानूनी किताब। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ ही हमने अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें लेने की कोशिश करी और उन चीजों को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज और मॉडिफाई करके हमारे संविधान के अंदर डाल दिया। तो ये कार का एक छोटा सा एग्जाम्पल था। टोटल 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन था, पर उसमें से अगर मेजोरिटीली देखें हम कि यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, जापान, आयरलैंड और यूएसएसआर, मतलब इन मेजर कंट्रीज का संविधान जो है हमने स्टडी किया और इनमें से मेन प्रोविजन हमने अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रख लिए। पर इसकी जरूरत क्या पड़ी, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग इतने इंटेलेक्चुअल थे, इतने प्रबुद्ध व्यक्ति थे, और भारत तो काम करता ही आत्मनिर्भर शैली पे है, तो इसने दूसरे संविधान को क्यों देखे, मतलब इतनी सारी कंट्रीज के संविधान को क्यों स्टडी किया। उसके 3 मेजर रीजंस थे। क्या थे वो रीजन? पहला रीजन था बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट। एक ह्यूमन नेचर होता है, जब हम कोई भी चीज लेते हैं तो आपस वालों से राय करते हैं, आसपास के लोगों से एक आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी एक बेस्ट संविधान बनाना चाहती थी, इस वजह से उन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज, जितनी भी बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज थी जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे अपनी पॉलिटी को लेकर, उन सबसे अच्छी चीजें लेने की कोशिश करी। दूसरा कारण था भारत की वास्ट ज्योग्राफी, वास्ट पॉलिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी। अब आप इस चीज से इमेजिन कर लीजिए कि भारत एक ऐसा देश है, आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं अगर वहां से 20 किलोमीटर आगे चल जाएंगे तो डायलेक्ट चेंज हो जाएगा। अगर आप 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर आगे चल जाएंगे तो पूरी तरीके से भाषा ही चेंज हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर चले जाएंगे तो पूरा का पूरा कल्चर चेंज हो जाएगा, और 500 किलोमीटर आगे जाने के बाद तो पूरी की पूरी दुनिया ही चेंज हो जाएगी। तो इतनी डाइवर्सिटी वाले देश, इतनी विविधतापूर्ण देश के लिए एक जगह से संविधान रखना मुश्किल था। इस वजह से उसने अलग अलग जगहों से हमारे संविधान को देखा और उनमें से बेस्ट चीजें ली। और तीसरी इंपॉर्टेंट रीजन था कंटेम्पररी वर्ल्ड, यानी उस टाइम का जो विश्व था वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब था। कभी कैपिटलिज्म बढ़ रहा था तो कहीं कम्युनिज्म की आवाज आ रही थी। यूएसए अपने आप में एक पोल डेवलप हो रहा था तो यूएसएसआर भी ताकतवर था। ब्रिटिशर्स का अपने आप में पतन हो रहा था। तो अगर हम सिर्फ एक कंट्री का संविधान स्टडी करते या वहां से चीजें रख लेते या अपनी टाइप की चीजें बना लेते तो बड़ा मुश्किल होता। इस वजह से अलग अलग देशों को देखा और बेस्ट जो चीज थी वो हमारे संविधान ने रख ली। ठीक है, तो ये तीनों कारण थे कि क्यों हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फर्स्ट और इंपॉर्टेंट सोर्स की। बड़ा ही प्रोमिनेंट सोर्स है। क्यों प्रोमिनेंट सोर्स है वो बताता हूं। सबसे पहले सोर्स क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत सरकार का अधिनियम 1935। अब देखो क्या था, 1920s का जो दौर था ना, वो कांग्रेस यानी इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में बड़ा डिस्टर्ब फेज था, क्योंकि ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से परेशान हुए थे और साथ ही साथ भारत में भी आवाज उठ रही थी एक संविधान के साथ साथ कुछ पावर लेने की। तो वो जो पूरा का पूरा पीरियड था ना वो बड़ा डिस्टर्ब्ड था।
इस वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि अगर हमें थोड़ी सी पावर, ब्रिटिशर्स को जो पावर देनी थी, पावर किसको देनी थी? इंडियंस को जो थोड़ी सी पावर देनी थी, उसके लिए एक एक्ट की जरूरत थी। और साथ ही साथ कांग्रेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी भारत के अंदर एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, ब्रिटिशर्स उससे भी परेशान थे। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ब्रिटिशर्स ने एक आरटीसी यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज समझौता किया। और गोल मेज समझौता क्या था? इस गोल मेज समझौते के अंदर ब्रिटिशर्स ने पहली बार ब्रिटिशर्स और इंडियंस को इक्वल फुटिंग पे रखा। मतलब एक ऐसा मंच दिया जहां पर ब्रिटिशर्स भी आराम से बैठे और इंडियंस भी बैठे। साथ ही साथ इंडियंस की जो जरूरतें हैं वो ब्रिटिशर्स फुलफिल किस तरीके से कोशिश कर सकते हैं, एक तरीके का ऐसा समझौता हो, एक तरीके की ऐसी बैठक हो। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। और इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो बातें निकल के आती हैं और ब्रिटिशर्स जो पावर देना चाहते थे, उस पावर की शक्ल थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। और अगर हमारे पूरे संविधान की बात करें तो 2/3 पार्ट, कितना? 2/3 पार्ट पूरे के पूरे संविधान का इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कॉपीड है। कॉपीड कहें तो पूरी तरीके से लिया गया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को देखते हैं, एक एक इसका पार्ट देखते हैं और क्या क्या इसके महत्वपूर्ण प्रोविजंस थे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉपी किए। पहला प्रोविजन था फेडरल फीचर्स, यानी परिसंघीय व्यवस्था। अब फेडरल फीचर्स क्या होते हैं? देखो, जब ब्रिटिशर्स को लगा कि हमें एक एक्ट बनाना चाहिए तो सबसे पहले उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया ऑल इंडिया फेडरेशन का। ऑल इंडिया फेडरेशन यानी पूरी की पूरी इंडियन टेरिटरी जो होगी ना, वो सेंटर के साथ तो गवर्न होगी, पर उसमें छोटे छोटे प्रोविंसेस, छोटे छोटे स्टेट्स बनाए जाएंगे और उनको भी कुछ ना कुछ पावर दी जाएगी। तो इसी को ही कहते हैं फेडरल फीचर्स, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में एक फेडरल रिलेशन, एक परिसंघीय व्यवस्था जो है पूरी तरीके से डेवलप की जाए। तो पहला प्रोविजन क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का? फेडरल फीचर्स यानी परिसंघीय व्यवस्था। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं स्पेशल प्रोविजंस फॉर दी ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज जितने भी हमारे कंट्री के अंदर थे, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस की बात उठ रही थी। साथ ही साथ जब हम फेडरल फीचर्स की बात करते हैं ना, तो हमें याद आती है राज्यसभा, यानी 2 हाउसेस कहां पे देखने को मिले? बायकैमरलिज्म में। बायकैमरलिज्म का मतलब द्विसदनीय व्यवस्था। अब 2 हाउसेस कैसे होते हैं? देखो, जब भी हम बात करते हैं हमारी संसद की, तो संसद के अंदर 2 हाउसेस और राष्ट्रपति आते हैं। ध्यान से समझो इसको, संसद के अंदर 2 हाउसेस और राष्ट्रपति साहब आते हैं। जब भी अपन पार्लियामेंट की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या आएगा? एक तो आएगा लोकसभा, एक आएगा राज्यसभा और एक आएंगे प्रेसिडेंट साहब। तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये 2 हाउसेस के तौर पे चलता है, 2 हाउसेस के तौर पे चलता है। और इसे ही हम कहते हैं बायकैमरलिज्म, यानी द्विसदनीय। यानी देखो, पहले फेडरल फीचर समझा, परिसंघीय व्यवस्था, उसके बाद हमने देखे ट्राइबल फीचर्स यानी ट्राइबल एरियाज के लिए स्पेशल प्रोविजन, और इसी फेडरल फीचर से जुड़ता हुआ है बायकैमरलिज्म। आगे बात समझ में। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर थे? इंपॉर्टेंट फीचर था ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, यानी अध्यादेश बनाने की ताकत। अब ये क्या चीज है? देखो, जब भी हम संविधान की बात करते हैं ना, जब भी हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान को यह लगा कि जिस समय पर भी लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं है और सरकार को यह लगता है कि एक एक्ट होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए, एक रेगुलेशन होना चाहिए, तब सरकार क्या करेगी? ऐसी स्थिति के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने आर्टिकल 123 के अंतर्गत एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ली। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के अंदर क्या होता है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं है, अगर लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं है और सरकार को कोई एक्ट बनाना है, तो वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बनाएगी। और जैसे ही लोकसभा राज्यसभा सेशन में आती है तो उसके 6 हफ्तों तक अगर लोकसभा राज्यसभा से उस रूल को आपने पास करवा लिया तो वो रूल एक्ट बन जाएगा, और नहीं अगर पास कराया तो पूरी तरीके से लैप्स हो जाएगा। तो टेम्परेरी रूल बनाने के लिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की जरूरत थी, जो हमने ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और देखते हैं और क्या क्या लिया? पब्लिक सर्विस कमीशन और पोस्ट ऑफ द गवर्नर। अब देखो, जब सरकार चलेगी एग्जीक्यूटिव के तौर पे, तो कार्यपालिका के अंदर मिनिस्टर्स के साथ साथ अधिकारी भी होने चाहिए। और ये अधिकारी कैसे आएंगे? भाई भतीजावाद से तो आएंगे नहीं। उन अधिकारियों का चयन करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन का जो प्रोविजन था, वो भी हमें किससे मिला? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। और साथ ही साथ गवर्नर की पोस्ट, देखो फेडरल फीचर्स के अंदर एक फेडरेशन बना दिया गया था और उसी के लिए हमें हर प्रोविंसेस का एक गवर्नर भी चाहिए था, एक हेड ऑफ द स्टेट मतलब हेड ऑफ द प्रोविंस चाहिए था।
उसका गवर्नर का जो पोस्ट था वो आया हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। आगे बात समझ में? अब देखो ध्यान से समझो, पूरे के पूरे इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के फीचर को अपन जल्दी से एक छोटे से रिवीजन के तौर पे कर लेते हैं, और जिससे हमें अभी के अभी सारी चीजें याद हो जाए। क्या देखा अपन ने? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अच्छा भैया, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर फेडरल फीचर्स हैं। अच्छा, फेडरल फीचर्स है तो फेडरल फीचर कौन कौन से होंगे? पहला तो बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब 2 हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा का होना। अच्छा, और कौन सा फीचर है? और ये फीचर है कि जब आप सबकी बात कर रहे हो तो ट्राइबल्स के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस कर दो। सबकी बात कर रहे हो तो ट्राइबल्स के लिए भी स्पेशल प्रोविजन कर दो। और जब आपने ट्राइबल्स के लिए स्पेशल प्रोविजन कर ही दिए तो भारत की सरकार को एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी दे दो। क्या दे दो? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी दे दो। अब कार्यपालिका जब ताकतवर हो गई तो अधिकारों की भी जरूरत होगी, यानी एक पब्लिक सर्विस कमीशन, एक ऐसे संगठन की जरूरत होगी जो चयन करेगी। साथ ही साथ गवर्नर भी चाहिए होंगे। तो इसी एक्ट के अंदर क्या क्या आ गए? पोस्ट ऑफ द गवर्नर, यानी गवर्नर की पोस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई। तो ये बातें थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। अपन टॉपिक पढ़ेंगे, साथ साथ रोचक रिवीजन भी करते चलेंगे, जिससे चीजें हमें क्लास के अंदर याद हो जाए। देखो अब ये छोटा सा एक माइंड मैप कैसा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या क्या लिए? फेडरल फीचर लिए, बाइकैमरलिज्म मतलब 2 हाउसेज, गवर्नर का पोस्ट, किस तरीके से गवर्नर की पोस्ट होनी चाहिए, कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, 1935 के एक्ट के अंदर बाकी सारी चीजें तो थी, पर एक कॉन्करेंट लिस्ट का भी प्रोविजन था। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? वैसे वो कॉन्करेंट लिस्ट 2 पार्ट्स में आ जाती है। एक तो हमने प्रोविजन लिया ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तौर पे भी देखें तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का कहीं ना कहीं प्रोविजन हम यहां सब भी एज अ सोर्स के तौर पे देखते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है वो भी ढंग से समझ लो। अब देखो, यूनियन के पास यानी सेंटर के पास एक पावर्स हैं अलग अलग तरीके की, जो सेंटर गवर्नमेंट के तौर पे काम करती है। स्टेट के पास पावर है स्टेट गवर्नमेंट के तौर पे। अब कुछ ऐसी पावर्स जहां पर सेंटर की भी जरूरत है और स्टेट की भी जरूरत है, तो उन दोनों पावर्स को अपन कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, जहां पर स्टेट यानी सेंटर यानी केंद्र सरकार की भी पावर हो और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार की भी पावर हो। इसको अपन कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, और इसका भी एग्जांपल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट। हालांकि जब अपन ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन अभी देखेंगे तो कॉन्करेंट लिस्ट का प्रोविजन वहां पर भी देखेंगे, पर एक आइडिया यहां पर भी कॉन्करेंट लिस्ट का हमें देखने को मिलता है। कॉन्करेंट लिस्ट, फिर इसके बाद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 123 में है, और स्पेशल प्रोविजन किसके? ट्राइबल एरियाज की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पूरी तरीके से क्लियर है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ग्रेट ब्रिटेन के बारे में। अब ग्रेट ब्रिटेन ने हमारे ऊपर कई सालों तक राज किया था, तो उसके कुछ प्रोविजंस को लेना तो लाजमी था। कौन कौन से थे उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, वो भी देख लेते हैं। पहला प्रोविजन था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी संसदीय व्यवस्था। अब देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि जो लोकसभा है यानी कि जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है यानी कार्यपालिका, उन दोनों के बीच में एक पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्या कहना चाहता हूं? लोकसभा या लेजिस्लेचर और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव, इन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, कि भाई लोकसभा के मेंबर, लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर जो पूरी की पूरी लोकसभा के अंदर जीत के आएंगे, उसी पार्टी की सरकार बनेगी और उसी पार्टी के हेड को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। इसी के साथ साथ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो भी समझ लो। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है यानी जो कार्यपालिका है वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है स्पेसिफिकली लोकसभा के ऊपर, कि अगर लोकसभा के अंदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की तो नो कॉन्फिडेंस मोशन डाल के और इस पूरी की पूरी कार्यपालिका को और साथ ही साथ सरकार को हटा दिया जाएगा। इसको कहते हैं अपन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिंदी में कहें तो सामूहिक जिम्मेदारी। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा भैया है कैबिनेट सिस्टम। अब देखो कैबिनेट सिस्टम क्या होता है। आपने मिनिस्टर्स के नाम सुने, उसको अपन क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से जो बहुत महत्वपूर्ण पद में होते हैं, एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर के बहुत ज्यादा क्लोज एड और एडवाइजर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल बोले तो डिफेंस के मिनिस्टर, एग्जांपल के तौर पे फाइनेंस के मिनिस्टर या फिर फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर। जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज वाले होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स कहा जाता है। और ये कैबिनेट मिनिस्टर का जो सिस्टम है वो हमने लिया किससे? ग्रेट ब्रिटेन से। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं सिंगल सिटीजनशिप की। अब सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है उसको भी हम ढंग से समझते हैं। जब भी हम सिटीजनशिप की बात करते हैं ना, तो यूएस का एक कॉन्सेप्ट है डुअल सिटीजनशिप का। यूएस का एक कॉन्सेप्ट है डुअल सिटीजनशिप का। क्या होता है डुअल सिटीजनशिप? देखो, सिटीजनशिप दो तरीके की होती है। एक तो होती है सिंगल सिटीजनशिप,
एक होती है डुअल सिटीजनशिप। पहले डुअल सिटीजनशिप समझो। डुअल सिटीजनशिप का मतलब है कि कोई भी इंसान अपने देश का तो नागरिक होगा ही होगा, साथ साथ जिस राज्य का वो निवासी है उसका भी नागरिक होगा। यानी जिस कंट्री में वो रह रहा है, जिस देश में वो रह रहा है उसका तो नागरिक है ही, साथ साथ में वो राज्य का भी नागरिक है। तो दो सिटीजनशिप हो गई, इस वजह से वो क्या कहते हैं, डुअल सिटीजनशिप। लेकिन अगर हमारे कंटेक्स्ट में देखा जाए तो हमें सिर्फ एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप मिलती है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि अगर आप कंट्री के एज अ इंडिया के, अगर इंडिया की अगर आपको सिटीजनशिप मिल गई तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी राज्य की सिटीजनशिप अपने हिसाब से ले सकते हो। यानी किसी राज्य की सिटीजनशिप लेने की जो जरूरत है वो हमारी सिंगल सिटीजनशिप में नहीं है, बड़े आसान शब्दों में अगर कहें तो। और एक और इसका मतलब होता है वो ये होता है कि भाई अगर आपने भारत की नागरिकता ले रखी है तो आप किसी दूसरी कंट्री की नागरिकता नहीं ले सकते। तो सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब कॉन्सेप्ट है, पहला तो ये कि अगर आपको एज अ सेंटर एज अ कंट्री की सिटीजनशिप मिल गई तो राज्य की सिटीजनशिप की कोई जरूरत ही नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपको दूसरे किसी भी देश के जैसे ही नागरिक अगर आप बन जाते हो तो भारत की नागरिकता अपनी तरफ से चली जाएगी। तो ये सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है और हमने कहां से लिया है भैया, ग्रेट ब्रिटेन से लिया है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम या अग्रसर ही विजेता। अब क्या होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम? देखो एक इलेक्शन है, उस इलेक्शन के अंदर 5 लोग खड़े हुए, उन पांचों में से जिसके भी ज्यादा वोट होंगे, चाहे कितने ही प्रतिशत वोट हो, जिसके भी बाकियों से ज्यादा वोट होंगे वो पूरी तरीके से पोस्ट को पास कर जाएगा और इलेक्शन जीत जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे लोकसभा के इलेक्शन या हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, कि भाई जिसके भी ज्यादा, जितने भी लोग हैं उनमें से जिसके ज्यादा वोट हुए वो जीता और उसको वो पद जो है, वो पोस्ट है, वो जो मिल जाएगी। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट, रेट का कॉन्सेप्ट। अब रेट क्या होते हैं? आप लोगों ने फंडामेंटल राइट का नाम सुना है? नहीं सुना तो कोई बात नहीं, वापस बता देते हैं क्या प्रॉब्लम है। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, कि अगर आपके कोई भी राइट यानी फंडामेंटल राइट्स का हनन हो जाए या उसका इन्फ्रिंजमेंट हो जाए तो आप क्या करोगे, आप कोर्ट के पास जाओगे और कोर्ट उन राइट्स आपके बचे रहें इस वजह से रिट्स इशू करेगा। क्या इशू करेगा? रिट्स इशू करेगा। और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंदर लिखे गए हैं। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंदर लिखे गए। यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, अगर हनन हो रहा है, तो कोर्ट के पास जाओ और कोर्ट ये जो रिट है वो इशू करेगा और आपके फंडामेंटल राइट्स आपको दिलवा देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो आर्टिकल 32 के अंदर है और हाई कोर्ट की जो पावर है वो आर्टिकल 226 में। बात आ गई, समझ आ गई? रेट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट का हनन हुआ तो कोर्ट के पास जाओगे और कोर्ट आपको रिट इशू कर देगा कि भैया इसके जो फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है ना वो नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट करेगा तो आर्टिकल 32 के अंदर करेगा, हाई कोर्ट करेगा तो आर्टिकल 226 के अंदर हनन जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको करके दे देगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैग की। कैग का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में बोले तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब इसका क्या काम है भाई? सरकार जो है, अगर जो गवर्नमेंट है वो जो भी कार्य कर रही है, जितने भी पैसे खर्च कर रही है वो सही कर रही है, नहीं कर रही है, कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है, इसी चीज को देखने के लिए कैग का आर्टिकल 148 के अंतर्गत, आर्टिकल 148 के अंतर्गत कैग का जो है वो एक अपॉइंटमेंट होता है। और कैग का मेन कार्य क्या है कि सरकार, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या फिर सरकार की जो कंपनियां हैं वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, वो पैसे जो खर्च करने चाहिए, जिस चीज के ऊपर खर्च करने चाहिए वो कर रही है या नहीं कर रही है, ये कैग देखता है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट, अब देखो ये छोटी सी पेंटिंग तो क्या है, ये कॉमिक्स है जो बता रहे हैं हमारे कैप्टन लगान सब ने देखी हुई है। कैप्टन साहब क्या कह रहे हैं कि भाई कैग, रिट्स और संसदीय व्यवस्था सब कुछ हमारी है, तुम्हारा क्या। और इसी के ऊपर पे हमारे भुवन भैया क्या कह रहे हैं कि अरे बड़ा बाबू तुम्हारा तो अनरिटन है, तुमसे बेहतर बनाएंगे। जितनी भी चीजें थी वो चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया सारी चीजें तो हमारी है, तुम्हारा क्या। भुवन बाबू क्या कह रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारा तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरी तरीके से लिखा हुआ है, और अगर कहें तो हम लार्जेस्ट भी है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर यूके यानी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो सारी मौखिक बातें हैं, अनरिटन है, जो पद्धतियां हैं, जो कस्टम्स चलते आ रहे हैं उनके ऊपर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसी का छोटा सा माइंड मैप। ग्रेट ब्रिटेन के बारे में क्या क्या चीजें ली? कैग ली अपन ने, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का कॉन्सेप्ट लिया, रिट इशू कर ही देते हैं जब फंडामेंटल राइट्स का इंफ्रिंजमेंट हो जाए, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इलेक्शन की एक तरीका है,
सिंगल सिटीजनशिप, सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होनी चाहिए। अगर देश की सिटीजनशिप ले ली तो आपके पास सिटीजनशिप आ गई। साथ ही साथ कैबिनेट सिस्टम जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक पार्ट है, और हमने देखा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि हमने ब्रिटेन से लिए, और ये हमारे सारे प्रोविजंस में से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की। अब देखो, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे अगर कोई कंट्री सफल हुई है ना, तो वो यूएसए का नाम जाएगा, क्योंकि बड़ा छोटा कॉन्स्टिट्यूशन पर अभी तक रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। जो मेजर प्रोविजंस है, जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हटा नहीं सकते, चाहे अमेंड नहीं कर सकते, और इतने सालों से जो चलता आ रहा है, वो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसके इतने इंपॉर्टेंट होने की वजह से हमने भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसमें से लिए। कौन कौन से प्रोविजन लिए? पहला तो लिया भैया हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है, ढंग से समझते हैं। देखो भैया, जुडिशरी का मेन काम क्या है? जुडिशरी का मेन काम क्या है? पहला तो ये काम है कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स अगर किसी के इन्फ्रिंज हो जाएं तो उससे बचाना। भाई अगर कोई प्रॉब्लम हो गई फंडामेंटल राइट्स को लेकर तो उसको सॉल्व करना। दूसरा काम है गारंटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से काम करे, सरकार उस कॉन्स्टिट्यूशन को गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे। ये भी किसका काम है? हमारी जुडिशरी का। और तीसरा और इंपॉर्टेंट काम है जुडिशरी का जुडिशियल रिव्यू को लेकर, कि भाई जो सरकार जितने भी लॉज एक्ट्स बना रही हैं वो रिव्यू हो सके, और साथ ही साथ वो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। मतलब अगर सरकार ने कोई लॉ बनाया और वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो उस लॉ का क्या मतलब है, ये कौन चेक करेगा? हमारी जुडिशरी चेक करेगी। तो तीन मेजर काम है। अब इन्हीं तीनों मेजर काम को करने के लिए जुडिशरी का ताकतवर और इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी हमारी न्यायपालिका ताकतवर भी रहे और इंडिपेंडेंट भी रहे, यानी स्वतंत्र भी रहे। इसके लिए हमने क्या क्या किया? इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए कुछ प्रोविजंस है। जैसे कि एक तो हो गया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। देखो भाई, न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है ना, वो पूरी तरीके से अलग रहनी चाहिए, इनमें एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरा ये काम किया गया कि भाई जुडिशरी यानी जजेस जो हैं वो ढंग से काम कर सकें, इसलिए और उनकी बातों की अवहेलना ना हो, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट ना हो, तो उसका कॉन्सेप्ट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यानी हमारी जुडिशरी को एज अ पावर के तौर पे दिया गया। तो इंडिपेंडेंस सुरक्षित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे प्रोविजन रखे हैं, और ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी न्यायपालिका के स्वतंत्र होने का जो प्रोविजन है, ये कहां से लिया गया? तो भाई यूएसए से, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं जुडिशियल रिव्यू की, न्याय समीक्षा की, जो कि अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि भाई जो भी लेजिस्लेचर है वो सही से लॉ बनाए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो, ह्यूमैनिस्टिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हो। ये सारी बातें कौन तय करेगा? जुडिशरी तय करेगी। और अगर आपने वो लॉ बनाया ऐसा जो फंडामेंटल राइट से, संविधान के खिलाफ हुआ, तो वो लॉ पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। और इस पावर को क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा। बात आ गई समझ में? तीसरा, रिमूवल ऑफ द जजेस, रिमूवल ऑफ द जजेस। अब देखो, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस तभी बनी रहेगी जब जज को जो रिमूव करने का प्रोसीजर हो ना, वो बड़ा खतरनाक हो, बड़ा मुश्किल हो। अगर आसान होगा तो कभी भी जज को हटा देंगे। भाई अगर पार्लियामेंट आसान हुआ और पार्लियामेंट की बात नहीं मानी, संसद की बात नहीं मानी, तो जब चाहे जजेस को हटा दिया जाएगा, सरकार अपनी नाराजगी जजेस के ऊपर निकाल देगी। लेकिन ये जो प्रोसीजर था, जो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है, बड़ा ही रिजिड प्रोसीजर है, ये भी हमने कहां से लिया? यूएसए से लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। नेक्स्ट, इसके अलावा इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किस तरीके से हटाया जा सकता है आर्टिकल 61 के अंदर, ये सारी की सारी बात किसमें की गई? मतलब हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली गई। और इसके अलावा पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी ढंग से समझो। यूएस के अंदर भी दो हाउसेज होते हैं, एक सेनेट होती है, एक कांग्रेस होती है। और उस जो सेनेट होती है, अगर हमारी भाषा में कहें तो जो राज्यसभा होती है ना, उसका अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट होता है। और ये का ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने कॉपी किया इंडिया में। इसी वजह से हमारे राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है ना, वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं। और ये पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो हमने कहां से ली? यूएसए से ली। तो ठीक है, पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट कहां से लिया हमने? यूएसए से लिया। अब हमारे संविधान के जो पार्ट 3 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आप ये कहो कि बेस है, जिसके ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है, वो है हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया? यूएसए से लिया। अब यूएसए के अंदर इन फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो लिखा जाता है बिल ऑफ राइट्स के तौर पर, बिल ऑफ राइट्स के तौर पर। और यूएसए कहा जाए तो एक तरीके से पहला देश था जो रिटन रूप में जो है ना फंडामेंटल राइट्स अपने सिटीजन्स को देखता है। और
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी हमारी जो संविधान सभा थी उसने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट, मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट लिया कहां से? यूएसए से। तो क्लियर है बात। इसके अलावा जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे, उद्देशिका पढ़ेंगे, तो एक पहली लाइन होती है उद्देशिका की, वो है वी द पीपल। तो ये जो वी द पीपल आपने कहीं ना कहीं उद्देशिका के तौर पे और जितनी भी सरकारी किताबें उनके पहले पेज पे जरूर लिखा हुआ होता है वी द पीपल, और फिर पूरी उद्देशिका लिखी हुई होती है। ये सारी की सारी जो फर्स्ट लाइन है हमने ली है यूएसए से। तो क्लियर है बात। यूएसए से क्या क्या लिया, एक बार क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं और फास्ट तरीके से चीजों को यहीं खत्म करते हुए चलते हैं। अच्छा भैया, यूएसए का जब भी नाम आ जाएगा तो क्या याद करेंगे? हम याद करेंगे जुडिशरी को। किसको याद करेंगे? जुडिशरी को याद करेंगे। अच्छा, जुडिशरी कैसी होनी चाहिए? तो भैया इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे होगी? जब जुडिशियल रिव्यू की आप ताकत दे दोगे और साथ ही साथ जो जजेस हैं, जितने भी हमारे जस्टिस हैं, जितने भी हमारे जजेस हैं, उनके रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो टफ कर दोगे। और क्या क्या लिया यूएसए से? तो साहब हमने लिए प्रेसिडेंट साहब का रिमूवल। इसके अलावा कुछ लिया क्या? हाँ भैया लिया। क्या लिया हमने? वाइस प्रेसिडेंट को पोस्ट जो होती है वो भी हमने यहां से ली। इसके अलावा और कुछ यूएसए से लिया? तो हाँ लिया ना। क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स और फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रियम्बल यानी उद्देशिका की पहली लाइन जो है वो हमने यूएसए से ली। तो क्लियर है। जुडिशरी का जहां पे भी कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है तो वो कहां से लिए गए हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। छोटे से माइंड मैप से देख लेते हैं क्या क्या। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट तो देख ही ली थी, साथ साथ इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को किस तरीके से हटा जाएगा, रिमूवल ऑफ द जज, और जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। क्लियर है यहां तक बात। अब आगे अपन बढ़ लेते हैं कनाडा की तरफ, कनाडा की तरफ, कनाडा की तरफ। अब देखो, हर कंट्री के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे कनाडा के दो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो हमने कॉपी की। वो कौन कौन से थे? एक तो ये था रेजिडुअरी पावर टू दी सेंटर। अब रेजिडुअरी पावर्स क्या होती है? देखो भाई, हमने लिस्ट की बात करी थी ना, कॉन्करेंट लिस्ट की, वैसी पावर्स भी हैं। पावर्स कौन कौन सी? कुछ पावर्स तो हैं केंद्र के पास, सेंटर के पास में, और कुछ पावर्स जो हैं वो हैं हमारे स्टेट्स के पास में। लेकिन फ्यूचर में अगर ऐसा हो कि जो अभी पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखी हुई हो वो भी आ जाएं, तो वो पावर किसको दी जाएगी? और केंद्र और राज्यों के बीच में तो लड़ाई हो जाएगी। इस वजह से जो बची हुई पावर्स हैं, जो रेजिडुअरी पावर है, वो पूरी की पूरी दे दी जाती हैं सेंटर को। और ये हमने प्रोविजन कहां से लिया है? तो भैया कनाडा से लिया है। ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज ले ली भैया? इसके अलावा चीज ले ली हमने राष्ट्रपति साहब की एडवाइजरी पावर को। अब देखो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे राष्ट्रपति साहब को अगर कोई चीज पूछनी है तो वो किससे पूछें? भाई अपने एडवाइजर से तो पूछेंगे नहीं, लेकिन वो पूछेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के गारंटर को। और कॉन्स्टिट्यूशन का गारंटर कौन है? तो भैया सुप्रीम कोर्ट है। यानी अगर राष्ट्रपति साहब को एडवाइस लेनी हो, क्या लेनी हो? एडवाइस लेनी हो राष्ट्रपति साहब को, तो किससे लेंगे? सुप्रीम कोर्ट से लेंगे। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल भी बता देता हूं, आर्टिकल 143 में, आर्टिकल 143 के अंदर एडवाइस लेनी हो। ठीक है, आर्टिकल 143 के अंदर अगर एडवाइस लेनी हो तो राष्ट्रपति साहब के तौर पे किससे लेंगे? सुप्रीम कोर्ट से लेंगे। और ये पावर भी हमने कहां से देखी? ये प्रोविजन कहां से देखा है? कनाडा से। कनाडा से देखा है एडवाइजरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू टेक फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, कि अगर सुप्रीम कोर्ट से हमें एडवाइजरी लेनी है तो वो ये पूरी की पूरी चीज जो है वो हमें कनाडा से देखने को मिलती है। क्लियर है बात। अब ध्यान से सुनो, इसको याद करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है। ये याद कर लो कि कनाडा का एड्रेस, कनाडा का एड्रेस, एड मतलब एडवाइजरी पावर और रेस मतलब रेजिडुअरी पावर, यानी कनाडा का एड्रेस याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट अपन तरफ चलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री जो कि है आयरलैंड। आयरलैंड क्रिकेट जो देखते हैं, जो ग्रीन कलर के टी शर्ट पहन के कंट्री खेलती है और मोस्टली हारती है, मतलब ड्यू रिस्पेक्ट टू द आयरलैंड टीम, वो हमारी कंट्री आयरलैंड है। और आयरलैंड से अपन ने क्या क्या चीज ली? तो 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ली। बड़े इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, एक एक प्रोविजन को समझते हैं। पहला प्रोविजन हो गया DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में बोले तो राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब क्या है नीति निदेशक तत्व? अरे भाई, जैसे आप लोग जब घर से बाहर जाते हो तो आपके मम्मी पापा कुछ डायरेक्टिव्स देते हैं, आपको कुछ गाइडलाइंस देते हैं कि भाई तुम घर से बाहर जा रहे हो तो अपनी आर्थिक और सामाजिक तौर पे ही काम करना, कोई गलत काम मत करना, अगर कोई भी एक्शन लो तो अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का ध्यान रखना। तो ऐसे डायरेक्टिव्स देते हैं ना। यही डायरेक्टिव्स हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए। किसको दिए? तो गवर्नमेंट को दिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? डायरेक्टिव्स देता है।
डायरेक्टिव्स देता है। अगर इजी भाषा में बोले तो क्या देता है, गाइडलाइन देता है। किसको देता है, गवर्नमेंट को देता है। कौन कौन सी गवर्नमेंट को, अरे भाई सारी गवर्नमेंट को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों गवर्नमेंट को एडवाइस देता है, डायरेक्टिव्स देता है कि भाई जब भी तुम कोई डिसीजन लो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, जब भी कोई एक्शन लो तो इन सारे डायरेक्टिव्स का ध्यान रखना। और इसी वजह से डीपीएसपी को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि डीपीएसपी को क्या कहा है, तो नोवेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। आगे बात समझ में क्लियर है। नेक्स्ट अपन ने देखा है नॉमिनेशन ऑफ द 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अब देखो, जब भी अपन राज्यसभा की बात कर लेते हैं ना, तो राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, तो भैया 250 मेंबर्स होते हैं। इन 250 मेंबर्स में से 238 तो इलेक्ट होकर आ जाते हैं, 238 तो इलेक्ट होकर आ जाते हैं, और बचे हुए जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, नॉमिनेट होकर आते हैं। अभी नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या भाई, अब देखो राज्यसभा के अंदर बाकी सारे लोग तो इलेक्टेड होके आ गए, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि 12 लोगों को नॉमिनेट करके राज्यसभा में भेज सकेगा। और ये 12 लोग कहां के होने चाहिए, ये 12 लोग ऐसे होने चाहिए जो आर्ट, लिटरेचर, सोशल साइंसेज इनके अंदर पारंगत हो। भाई जब आप लॉ बना रहे हो लोकसभा राज्यसभा के तौर पे, तो ऐसे भी कुछ लोग होने चाहिए जो नॉमिनेट होकर आए। भाई वो जो इलेक्शन जीत कर ना आए, एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा कभी सचिन तेंदुलकर साहब को भी राज्यसभा के अंदर बैठे हुए, श्रीमती रेखा को भी राज्यसभा में बैठे हुए। तो इस तरीके से इन लोगों को राज्यसभा में भेजने का जो तरीका है वो ये नॉमिनेशन का तरीका है। टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 12। किन चीजों के होने चाहिए, आर्ट, लिटरेचर और सोशल साइंसेज, मतलब ऐसे फील्ड से होने चाहिए जिन्होंने अपना कोई ना कोई योगदान दिया हो किसी स्पेसिफिक फील्ड में। क्लियर है बात। इसके अलावा और क्या है, तो इसके अलावा यह है कि भाई अगर आपको राष्ट्रपति का जो इलेक्शन देखना है, तो उसका जो इलेक्शन करवाने का तरीका है, करवाने का जो मैनर है, वो भी हमने किससे लिया है, आयरलैंड से लिया है। किससे लिया है भैया, आयरलैंड से लिया है। तो बड़ी एक सिंपल सा निमोनिक इसका भी बना लेते हैं, अभी बना लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। इसका निमोनिक होगा कि भैया इलेक्शन था राष्ट्रपति साहब का, और उसके अंदर जब वो नॉमिनेशन जारी करने लगे तो उन्होंने अपनी 12 डीपीयां लगा दी, 12 डिस्प्ले पे बड़ी सी फोटो लगाते ना व्हाट्सएप पे, 12 डीपी लगा दी। राष्ट्रपति साहब का इलेक्शन था, उसमें जब वो नॉमिनेशन करने गए तो 12 डीपी लगा दी। राष्ट्रपति का इलेक्शन आयरलैंड से लिया, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया, और 12 नॉमिनेटेड लोग जो राज्यसभा के अंदर जाते हैं वो किससे लिए, आयरलैंड से ले लिए। क्लियर है बात। नेक्स्ट अपन चलते हैं आयरलैंड का छोटा सा माइंड मैप। कौन कौन से, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इलेक्शन तो देख ही लिया अपन ने, मैनर ऑफ इलेक्शन, और साथ ही साथ 12 मेंबर जो राज्यसभा के अंदर जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की, यानी दक्षिण अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका से भी अपन 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें लेते हैं। क्या क्या है वो, साउथ अफ्रीका से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें लेते हैं भैया, 2 बड़ी चीजें लेते हैं। पहली तो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। भाई ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि कोई किताब आपने लिख दी और उसमें कोई गलती ना रह जाए, कोई एरर ना ले जाए। अगर समय के अकॉर्डिंग कोई चीज चेंज करना चाहते हैं, कोई ऑल्टर करना चाहते हैं, तो भी अमेंडमेंट की जरूरत होगी। और वो अमेंडमेंट प्रोसीजर्स जो हमने कहां से लिए, साउथ अफ्रीका से। आर्टिकल कौन सा है हमारे संविधान का, याद कर लो भाई, क्या प्रॉब्लम है, आर्टिकल 368। इसके अलावा और क्या लिया, राज्यसभा के अंदर जो इलेक्शन होंगे मेंबर्स के, उसका जो तरीका है वो भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया। अब जल्दी से मुझे बता दो, अगर हमें राष्ट्रपति को रिमूव करना है तो किसके पास जाएंगे, यूएसए के पास में जाएंगे। राष्ट्रपति को इलेक्ट करना है तो किसके पास जाएंगे, हम जाएंगे आयरलैंड के पास में। और अगर हमें राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन देखना है तो किसको देखेंगे, हम साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। अब देखो जितने भी फेडरल से फीचर्स है ना, वो या तो हमने देखे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के वाले 1935 वाले, या फिर इसके अलावा हमने देखे थे ऑस्ट्रेलिया से। मतलब अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से, देखेंगे कौन कौन से फीचर्स हैं उनको देख लेते हैं। पहला फीचर है कॉन्करेंट लिस्ट का, समवर्ती सूची का, अपन ने बात करी थी कॉन्करेंट लिस्ट, और ढंग से समझेंगे। दूसरा है जॉइंट सिटिंग का, कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 108 में है। इसके अलावा देखें तो ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन द स्टेट्स। अब देखो एक एक को अपन ध्यान से समझते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, वापस समझो। जो लॉ बनाने की पावर है, कौन सा लॉ कौन बना सकता है, सेंटर बना सकता है नहीं बना सकता, स्टेट बना सकता है नहीं बना सकता, इस तरीके से 3 अलग अलग लिस्ट है। एक तो कहलाती है सेंट्रल लिस्ट, एक कहलाती है स्टेट लिस्ट, और एक कहलाती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है ना, इस पे स्टेट भी कानून बना सकता है और सेंटर भी कानून बना सकता है। कौन कौन बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है। और ये कॉन्करेंट लिस्ट का जो प्रोविजन है वो कहां से लिया अपन ने, ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। अरे भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस एक्ट में भी कॉन्करेंट लिस्ट की बात की गई थी, पर जो एक्चुअल प्रोविजंस हैं कॉन्करेंट लिस्ट के वो हमने लिए ऑस्ट्रेलिया से। आ गई बात समझ में। चलो नेक्स्ट, ज्वाइंट सिटिंग। अब ज्वाइंट सिटिंग क्या है,
आर्टिकल 108 के अंदर, संविधान के अंदर ये चीज बताई गई है कि भाई अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डेडलॉक आ जाए, भाई दो परिवार हैं यार, मनमुटाव हो जाता है, क्यों घबराने की बात है, अगर डेडलॉक आ जाए और वो कोई बिल पास नहीं कर पा रहे हो तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है, दोनों को साथ में बिठाओ और फिर बिल को पास करवा दो। बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए जो प्रोविजन कहलाता है वो ज्वाइंट सिटिंग का कहलाता है। कहां से लिया? तो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 108। क्लियर है बात? नेक्स्ट बात, ट्रेड एंड कॉमर्स। भाई स्टेट और सेंटर के बीच में और स्टेट्स के बीच में अच्छे रिश्ते होंगे, इकोनॉमिक रिश्ते होंगे, तभी तो भारत के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो ये ट्रेड और कॉमर्स के जो रिलेशंस हैं उसकी बात हमें करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये चीजें ली है। तो तीन चीजें कौन कौन सी? ज्वाइंट सिटिंग, कॉन्करेंट लिस्ट और ट्रेड एंड कॉमर्स वाली। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट है रशिया। रशिया से क्या क्या लिया है? तो अगर अपन स्पेसिफिकली बात करें तो हमने यूएसएसआर से लिया है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रशिया। क्लियर है? यूएसएसआर से लिया। अब देखो ध्यान से समझो, रशिया का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो प्रोविजन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें दो चीजें बताने की कोशिश करें। पहला तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य, और न्याय की बात करता है, जस्टिस की बात करता है। रशिया देख लेते हैं भैया, यूएसएसआर जो कि बाद में रशिया नाम चेंज हो गया। क्या क्या चीजें ली है? पहली चीज हमने ली है फंडामेंटल ड्यूटीज। अरे भाई सारे के सारे अगर राइट्स ही मिल गए तो तुम तो बिगड़ जाओगे। अगर क्लास के अंदर अपन बैठे हुए हैं और तुम्हारे पास अधिकार ही अधिकार है और कोई ड्यूटी नहीं है तो बड़े बिगड़ जाओगे तुम तो। इस वजह से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज का भी कॉन्सेप्ट लिया। कहां से लिया साहब? तो रशिया से लिया। इसके अलावा अपन ने और क्या चीज ली? अपने जस्टिस का कॉन्सेप्ट लिया, अपन ने न्याय का कॉन्सेप्ट लिया। किन किन प्रकार का न्याय? तो भैया तीन तरीके का न्याय, एसपीई, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस। भाई कि अगर न्याय की बात हो तो सामाजिक न्याय भी मिलना चाहिए, राजनीतिक न्याय भी मिलना चाहिए और साथ ही साथ आर्थिक न्याय भी एक देश के अंदर होना चाहिए। और ये सारे के सारे प्रोविजन हमने कहां से लिए? तो लिए हमने यूएसएसआर से। क्लियर है बात? इसके अलावा हमने जर्मनी के वीएमआर रिपब्लिक से क्या क्या चीजें ली उसको समझ लेते हैं। अब जब जर्मनी लिख रहा हूं तो ये वीएमआर रिपब्लिक की क्या जरूरत है? तो भैया छोटी सी कहानी, क्या छोटी सी बात सुन लो। 1919 से पहले जर्मनी के अंदर भी मोनार्की थी और उस मोनार्की को हटाकर जर्मनी के अंदर जब रिपब्लिक घोषित हुआ या उनको लगा कि भाई अब हम सरकार टाइप की चीजें बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, तो उन्होंने वीएमआर नाम की एक जगह पर अपने संविधान को बनाया और इसी वजह से उसको वीएमआर का कॉन्स्टिट्यूशन या जर्मनी के तौर पे वीएमआर का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्लियर है बात? क्या क्या इस चीज से ली? तो इसको याद करने का बड़ा तरीका, जर्मनी के जो प्रख्यात आदमी है, विख्यात कहें कुख्यात कहें, सबकी अपनी अपनी सोच है, वो हिटलर साहब। और हिटलर की वजह से फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन हो गया था, मतलब जितने भी अधिकार थे वो सारे के सारे अधिकार चले गए थे। तो इसी वजह से सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी अगर आपातकाल के अंदर फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया जाए तो हमने कहां से लिया? जर्मनी से लिया। तो हिटलर साहब के तौर पर आप नाम याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन फ्रांस की। फ्रांस अपना बहुत अच्छा दोस्त, इसने भी हमें दो चीजें सिखा दी। फ्रांस ने क्या क्या चीजें सिखा दी उसको भी देख लेते हैं भैया, क्या प्रॉब्लम है। दो चीजें कौन कौन सी है? पहली चीज तो रिपब्लिक होना। भाई रिपब्लिक हो, रिपब्लिक क्या है ध्यान से समझो। रिपब्लिक का मतलब है गणराज्य। गणराज्य क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब है कि भैया जो आपका हेड ऑफ द स्टेट है ना, भाई जो पूरी देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति साहब का है ना, वो एक तो इलेक्टेड होना चाहिए, यानी वो इलेक्ट होकर आए, और साथ ही साथ नॉन हेरिडिटरी होना चाहिए कि भाई पिता से राजा का बेटा राजा ना बने। तो दो ये चीजें कहलाती है रिपब्लिक, यानी एक तो इलेक्टेड हो हेड ऑफ द स्टेट और साथ ही साथ नॉन हेरिडिटरी हो, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। और ये हमने कहां से सीखा साहब? तो सीखा हमने फ्रांस से। क्लियर है? और फ्रांस एक और चीज हमें बड़ी तगड़ी सिखाता है। देखो फ्रांस के अंदर जब फ्रांस एज अ कंट्री डेवलप हो, उससे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, जो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे तीन चीजें फ्रांस हमें सिखा गया, वैसे तो पूरी दुनिया को ही सिखा गया, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको एम्बॉडी किया। वो थी ELF, यानी इक्वेलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, यानी समानता, स्वतंत्रता और बंधुता या भाईचारा। भाई भतीजावाद नहीं, भाईचारा। ठीक है, ELF को याद करने का तरीका, ELF एक फ्रांस की बहुत तगड़ी ऑयल कंपनी है और फ्रांस से हमने क्या सीखा? ELF, यानी इक्वेलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। क्लियर है बात? जापान से भी कुछ सीख लेते हैं। जापान से क्या सीखा? हमने सीखा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। क्या होता है भाई जो आप लॉ बना रहे हो ना, वो प्रोसीजर के हिसाब से होना चाहिए, यानी जो लॉ आपने बनाया है वो एक कंपिटेंट अथॉरिटी ने बनाया है। लॉ बनाने के दौरान एक प्रॉपर प्रोसीजर आपने रखा है और लॉ पूरी तरीके से सही है। ये सारी की सारी चीजें कहां से सीखी हमने? जापान से सीखी। जापान से क्या सीखा? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसके अलावा कुछ रिविजन, तो एक बेसिक सी बात कर लेते हैं। अपन ने अभी तक क्या देखा?
सबसे पहले हमने क्या देखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 2/3 पार्ट था, उससे जितने भी फेडरल प्रोसीजर्स थे वो सब देखे। फिर हम यूके के पास गए और यूके से हमने जितने भी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स थे वो सीखे। फिर यूएसए के पास गए, हमने फंडामेंटल राइट्स देखे, हमने रिट, फंडामेंटल राइट्स के साथ हमने देखी प्रीएम्बल, और जितने भी जुडिशरी से रिलेटेड प्रोविजंस थे वो हमने यूएसए से कर लिए, यूएसए से सीख ली। अब अपन बात कर लेते हैं छोटी छोटी कोई कंट्री, तो आयरलैंड से हमने डीपीएसपी देख लिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट देख ली, जापान से हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ देख लिया, रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज सीख ली, और साथ ही साथ हमने देखा फ्रांस से रिपब्लिक का और ईएलएफ यानी इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट। कनाडा से हमने देखे एड्रेस यानी कि एडवाइजरी राष्ट्रपति के लिए, और साथ साथ में हमने रेजिडुअरी पावर सेंटर को जो दे दी थी ना, वो भी हमने कनाडा से सीख ली। अब अपन चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे तो इसको भी देख लेते हैं। देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब पूरा संविधान बना लिया ना, तो सील की जरूरत थी, और इसी वजह से एलिफेंट के तौर पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये सील अडॉप्ट करी, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। अब आप जब कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो बड़ी सुंदर राइटिंग में और बड़ा ब्यूटिफिकेशन हो चुका है। तो ब्यूटिफिकेशन का काम किसने किया? राम मनोहर सिन्हा साहब ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ब्यूटिफाई किया। और साथ ही साथ कैलीग्राफी, बड़ी सुंदर राइटिंग होती है ना, बी को देखो कितना बढ़िया तरीके से लिखते हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकता। वो कैलीग्राफी का किसको काम दिया गया? प्रेम नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्लियर है बात? नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या लीगल एडवाइजर थे, वो कौन थे? बीएन राव साहब। बीएन राव साहब की बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि भाई किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फंक्शन करे, साथ ही साथ एक एडवाइजर की जो जरूरत थी उसको फुलफिल किया किसने? बीएन राव साहब ने। पूरा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी ड्राइंग बनाई गई थी नंदलाल बोस द्वारा। नंदलाल बोस वही शांति निकेतन के किसने एस्टेब्लिश किया था शांति निकेतन? तो वो किया था टैगोर साहब ने। तो ये नंदलाल बोस साहब है और ये इनकी बड़ी सुंदर सी पेंटिंग है। तो हर एक मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये जरूर देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा बने और कॉन्स्टिट्यूशन के हर पेज को एक प्रॉपर्ली हिस्टोरिकल तौर पे जो है ना वो डेवलप किया जाए। तो पेंटिंग का काम किसको दिया गया? नंदलाल बोस साहब को था। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने जब ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी ने जब पूरा संविधान बढ़िया बना दिया था ना, तो संविधान का जो चीफ ड्राफ्ट्समैन था वो थे हमारे एसएन मुखर्जी साहब। कौन थे? एसएन मुखर्जी साहब। फिर प्रेम नारायण रायजादा हम कैलीग्राफर के तौर पे देख ही चुके हैं। पेंटिंग के तौर पे हमने किसको देखा? तो पेंटिंग हमने देखी नंदलाल बोस की, और ब्यूटिफिकेशन के तौर पे किसको देखा हमने? तो राम मनोहर सिन्हा को। ठीक है। हिंदी का जो वर्जन था वो वीके वैद्य साहब ने किया, और साथ ही साथ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी थे वो थे हमारे एचवीआर अयंगर। अब देखो, ये सारी बात कर ही लिए हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो आपको पोस्ट जरूरी याद होनी चाहिए। तो एक छोटा सा अपन बेसिक सा रिवीजन पोस्ट का भी कर लेते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। तो सबसे पहले सच्चिदानंद, हमने देखा था कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया जाता है सच्चिदानंद सिन्हा साहब को। इसके बाद प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब बनते हैं। राजेंद्र प्रसाद के साथ में 2 वाइस प्रेसिडेंट भी बनते हैं, एक एचसी मुखर्जी और एक वीटी कृष्णमाचारी। अच्छा, फिर इस पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ड्राफ्ट्समैन थे वो थे हमारे एसएन मुखर्जी साहब। इसके अलावा कोई सेक्रेटरी थे क्या? हाँ भाई, सेक्रेटरी थे। कौन थे? एचवीआर अयंगर साहब। इसके अलावा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीगल एडवाइजर थे वो कौन थे? बीएन राव। तो ये बेसिक सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कहानी थी जो यहीं पूरी तरीके से खत्म होती है। थैंक यू।